हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज आप सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। परीक्षा कोई भी हो जहां हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, चोलों के शासनकाल में उर का अर्थ था। तो चोलों के शासनकाल में उर का क्या अर्थ था आपको बताना है। चोलों के शासनकाल में उर का अर्थ था ग्राम या साधारण सभा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन में 3 प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, उर, सभा अथवा महासभा। तो ये देखिए, उर, सभा, महासभा तथा नगरम। तो सभा और महासभा और इसके अतिरिक्त जो था नगरम था, ये 3 नाम आपको देखने को मिलेंगे। और स्थानीय प्रशासन में उर तथा सभा अथवा महासभा ये क्या था, बालिग सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। उर क्या था, सर्वसाधारण लोगों की सभा थी और अग्रहार या ब्राह्मणों के अवस्थापन से संबंधित संस्था भी थी। नगरम क्या थी, नगरम व्यापारियों की संस्था थी। तो आप देख रहे हैं कि उर जो था वो साधारण लोगों से संबंधित था और नगरम जो था वो व्यापारिक लोगों से संबंधित था। तो आप देखेंगे व्यापारिक लोग में श्रेष्ठ लोग। अब आप इस प्रकार से जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, राज दरबार, पैदल सैनिक, विद्वानों की मंडलियां, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी ग्राम या साधारण सभा से संबंधित था उर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी क्या थी, तंजौर या तंजावुर। ये दोनों भी आप नाम याद रखेंगे, कभी आपको तंजौर मिलेगा तो कभी आपको तंजावुर भी मिल जाएगा देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे चोलों का उत्थान अगर देखा जाए तो विजयालय के शासनकाल में और 850 से 87, 850 ईसा पूर्व से 87 ईस्वी से इनका प्रारंभ हुआ। मतलब विजयादित्य या विजयालय ही जो है इसके क्या थे, संस्थापक थे। और उसने ताजाय या उसी को तंजौर या उसी को तुंजभुर तो या तंजावुर, इस तरह के नाम से जो है आपको कहीं ना कहीं उल्लेखित मिलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो आप समझ लें, कुल मिलाकर तंजावुर या तंजौर आपको नाम मिलेगा। इन पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि धारण की थी किसने, विजयालय ने। इसको आप ध्यान रखेंगे कि विजयालय जो था उसने नर केसरी की उपाधि धारण की थी और तंजौर पर अधिकार करने के बाद फिर उसने क्या किया, इसी तंजौर को जो है अपनी राजधानी बना ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्तोत्तरकालीन अभिलेखों में पाए जाने वाले निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। देखिए, जो गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख हैं उनमें ये शब्द पाए जाते हैं, कौन कौन से, भोग, उपरिकर, उद्रंग या भाग। ये 4 नाम आपको दिए गए हैं और चारों आप देखें उनके अभिलेखों में ये चारों नाम मिलते हैं। तो ये किससे संबंधित हैं आपको बताना है। नीचे जरा देख लें, उक्त संकेत सूची के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। चारों राजस्व संबंधी शब्द हैं, तो बिल्कुल सत्य है। भाग, भोग और इसके अतिरिक्त जो आपको 2 और नाम दिए हैं, उद्रंग और उपरिकर, ये सब क्या है, ये चारों जो हैं क्या है, राजस्व संबंधी शब्द हैं। मींस टैक्स लिया जाता था उससे संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है केवल 2, 3 और 4 राजस्व संबंधी शब्द हैं। तो ये ऐसा नहीं है, चारों हैं, तो फिर चारों वही ऑप्शन ही सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है स्मृतिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी, ऐसा स्मृतिकार कौन है? यहां पर आपको 4 नाम दिए गए हैं। अपरादित्य, विज्ञानेश्वर, जीमूतवाहन, विश्वरूप। तो आप इनमें से देखेंगे जीमूतवाहन जो था ऑप्शन नंबर सी, यह एक ऐसा स्मृतिकार था जिसने पिता के ही जीवन काल में पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है गुप्तोत्तरकालीन कर प्रणाली का सबसे अधिक असामान्य लक्षण था। मतलब सामान्य लक्षण की बात यह होगी कि जो सब जगह देखने को मिलता है वो सामान्य बात हो गई, लेकिन असामान्य लक्षण मीन्स जो हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कुछ अजीब सा दिखाई दे। तो देखिए गुप्तोत्तरकालीन कर प्रणाली का सबसे अधिक असामान्य लक्षण था हाथियों पर कर, लोक मनोरंजन के स्थानों पर कर, भाग लागू करना, पूजा स्थलों एवं तीर्थों पर कर एवं शुल्क। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ये थोड़ा असामान्य था क्योंकि पूजा स्थलों पर टैक्स नहीं लिया जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था और बहुत प्रसिद्ध है राजेंद्र प्रथम का नौसैनिक अभियान। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है समुद्र पार के देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय व्यापारियों के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए ताकि चीन से भारत का व्यापार उन्नत हो सके। ऑप्शन नंबर सी है श्री विजय को अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने हेतु बाध्य करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अरब व्यापार को नियंत्रित करने के लिए। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है यही इसका राइट ऑप्शन है। तो देखिए चोल शासक जो राजेंद्र प्रथम था ये महान प्रतापी था और इसके द्वारा शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध 1035 में मीन्स 1035 ईस्वी में चलाया गया नौसैनिक अभियान सर्वाधिक सफल सैनिक अभियान था और बहुत प्रसिद्ध सैनिक अभियान था। इसके 2 कारण थे उस समय, क्या थे? जिनमें से प्रमुख था शैलेंद्र साम्राज्य का पूर्वी जगत के साथ चोलों के व्यापारिक संपर्कों एवं हितों में बाधा उत्पन्न करना। शैलेंद्र जो है क्या करता था, इनके जो संबंध थे पूर्वी जगत से उसमें ये विघ्न उत्पन्न करता था। तो ये सबसे बड़ी परेशानी थी, व्यापारिक जो रास्ता था उसमें ये अवरोध उत्पन्न करता था। इसके अलावा जो द्वितीय कारण था वो था राजेंद्र जो है अपने पिता के द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था उसका विस्तार करना चाहता था। तो विस्तार करने के लिए निश्चित ही उसको विजय अभियान तो करना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गुप्तोत्तरकालीन बंगाल में व्यापार होता था। गुप्तोत्तरकालीन बंगाल में व्यापार जो होता था कौड़ियों द्वारा, रजत मुद्राओं द्वारा, ताम्र मुद्राओं द्वारा, स्वर्ण मुद्राओं द्वारा। तो देखिए जो दैनिक लेन देन जो होता था, साधारण रूप से जो लेन देन होता था व्यापार में वो कौड़ियों के माध्यम से होता था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। गुप्तोत्तरकालीन बंगाल में जो साधारण लेन देन जो डेली का जो लेन देन होता था वो कैसे होता था? कौड़ियों के माध्यम से, दैनिक लेन देन। और तो देख रहे हैं यहां मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दैनिक लेन देन में जो चीजें दिखाई देती थी उसी को उस समय के जो लेखक थे या उस समय के जो यात्री थे वो उसको दर्शाया करते थे। तो गुप्तोत्तरकालीन बंगाल में जो व्यापार होता था उसमें जो दैनिक लेन देन किया जाता था वो कौड़ियों के उपयोग से किया जाता था, कौड़ियों का उपयोग उसमें किया जाता था।
तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि गुप्तोत्तरकालीन बंगाल में साधारण व्यापार में जो प्रचलन था मुद्रा के रूप में, वो था कौड़ियों का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसने शूद्रों को कृषक कहा था? जस्टिन, फाहियान, युआंग च्वांग, इत्सिंग। देखिए युआंग च्वांग या वेनसोंग, आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी ये परेशानी पैदा कर देगा आपके लिए। वेनसोंग या युआंग च्वांग, ये दो तरह से आपको नाम देखने को मिलेगा। तो वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और वेनसोंग ने ही 7वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में वेनसोंग ने शूद्रों को खेतिहरों का वर्ग का कहा। खेतिहरों का वर्ग का मतलब खेती करने वाला अर्थात किसान, तो इस रूप में इनका उल्लेख किया। वेनसोंग जो था, इसी का नाम युआन चोंग भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, और ये क्या था? चीनी बौद्ध यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जातियों में विभाजित था, कितनी उनकी संख्या थी, ये आपको बताना है। तो संख्या जो थी वो 7 थी। कितनी थी? 7। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था, जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र स्थित दरबार में रहता था। उसने क्या किया? भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था। पहला था दार्शनिक, दूसरा था किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर या शिल्पी, और पांचवा था सैनिक, छठवां था निरीक्षक, और सातवां था सभासद या अन्य शासक वर्ग के लोग। तो देखिए उल्लेखनीय यह है कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज का वर्गीकरण भारतीय ग्रंथों में वर्णित वर्गीकरण से थोड़ा भिन्न है। देखिए भारतीय ग्रंथों में क्या है, ज्यादातर चातुर्वर्ण की बात की गई है, अतएव यह जो वर्णन है भारतीय वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था से मेल नहीं खाता है। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जातियों में विभाजित था, जिनकी संख्या थी, अर्थात मेगास्थनीज ने जो विभाजन किया था जातियों का, उनकी संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिऋण सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता है? त्रिऋण का मतलब है 3 ऋण। अब 3 ऋण कौन था जो मनुष्य को अपने जीवन काल में चुकाना होता था? एक तो था ऋषि ऋण, दूसरा था पितृऋण, और तीसरा था देव ऋण। मातृ ऋण को चुकाया नहीं जा सकता था, इसलिए ऋण जो थे 3 त्रिऋण में क्या क्या थे? ऋषि ऋण, पितृऋण और देव ऋण। तो देखेंगे हम, हमारा जो ऑप्शन है, अब नीचे कुछ दिया हो इसके लिए तो नहीं दिया है, तो ये क्या होगा? अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन में हमारे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं आता है, तो नहीं आता है पूछा। देखिए हम ही यहां भ्रमित हो गए, तो आप भी परीक्षा में भ्रमित ना हो। मैंने इसको गलती से ये समझा कि कौन सा आता है, अब नहीं आता है तो मैं गड़बड़ हो गया। तो ऋषि ऋण, पितृऋण और देव ऋण ये तो आते हैं, ना आने की बात मातृ ऋण के बारे में मैंने आपको बताया। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को कहते थे, क्या कहते थे? देखिए प्राचीन भारत में अध्यापक को कहा जाता था उपाध्याय, तो अध्यापिका को उसी हिसाब से आप समझ लें उपाध्याया, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। यहां बी नीचे हो गया और सी ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी अब लिखा हुआ है बी, तो हम बी को ही बता रहे हैं, उपाध्याया। आप समझेंगे प्राचीन काल में महिला अध्यापिका को कहा जाता था उपाध्याया, और प्राचीन काल में उच्च वर्ग की स्त्रियों को जो थोड़ी शिक्षा दी जाती थी, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप वे कर सके, मतलब अच्छे ढंग से
एक दूसरे से बातचीत करने का उनको तौर तरीका मालूम हो जाए। तो महिला दार्शनिकों और विदुषियों के भी कुछ दृष्टांत मिले हैं। तो इसका मतलब कि उस समय शिक्षा महिलाओं को मिलती थी। कालिदास ने जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में अनसुईया को इतिहास का ज्ञाता कहा है, तो इसका मतलब उस समय भी स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। और अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याया, उपाध्यायीय या आचार्य शब्द आए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को उपाध्याया कहा जाता था, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ माना जा सकता है। प्रारंभ कब हुआ द्वितीय नगरीकरण का? ये समय काल हम मान सकते हैं 600 ईसा पूर्व, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय नगरीकरण का भारत में जो समय काल रहा वो 600 ईसा पूर्व हम मान सकते हैं। इसको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठी कुलक निगम से तात्पर्य है। तो देखिए यहां जो श्रेष्ठी कुलक निगम से तात्पर्य है किस चीज का? ऑप्शन नंबर ए है राज्य के लिए कर वसूल करने वालों का निगम, साहूकारों एवं शिल्पियों का निगम, नगर प्रशासन का निगम, व्यापारियों का निगम। तो श्रेष्ठी कुलिक निगम से जो तात्पर्य है वो है कुल मिलाकर किसका? साहूकारों एवं शिल्पियों के निगम से। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अधोलिखित प्रकार की मुद्राओं में से कुषाणों ने किसका प्रचलन नहीं किया? अधोलिखित प्रकार की मुद्राओं में से कुषाणों ने किसका प्रचलन नहीं किया? तो देखिए लेखांकित मुद्रा, ताम्र मुद्रा, रजत मुद्रा और स्वर्ण मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी रजत मुद्रा का प्रचलन नहीं किया था। और आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।